करो, पंखा बंद करो, बस एसी को छेड़े मत करो, और बंद है तो चालू कर दो, बाकी पंखे अंखे का तुम निपट लो। चलो, हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, क्या पढ़ रही हो तुम यार? अच्छा, आज टेस्ट है मेरे ही सब्जेक्ट का। एफएम की क्लास है या नहीं आज? है। नाइस। ऑडिट की क्लास है तो तुम समझ गए कि एफएम की भी क्लास तो होगी। सही बात है। हाँ, तो घर पे क्या कर रही थी? ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। अरे बोलो भाई। गुड आफ्टरनून। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, पवन और मानस, गुड आफ्टरनून यार। पवन, मैं तुम्हारा मैसेज देख रहा हूँ यार, बस आज सारे जवाब एक साथ दे दूंगा, चिंता मत करो। यस, तो चैप्टर, अरे बात नहीं, बात नहीं और आवाज नहीं, तुम लोग इधर खसको थोड़ा सा। यस, चैप्टर नंबर 17 अपन लोगों का चल रहा है, जिसका नाम क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, जिसके अंदर अपन तरह तरह की अलग अलग बातें कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले अपन ने बातें करी ट्रेड यूनियन के बारे में, याद है क्या आप लोगों को? कि ट्रेड यूनियन कब बना सकते हैं, कितने लोग उसमें होने चाहिए, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे उसके रूल बनाने पड़ेंगे, उसके क्या क्राइटेरिया हैं, वो सारी बात उसके अंदर अपन ने करी। फिर ट्रेड यूनियन वाला पोर्शन जब खत्म हुआ तो अपन ने स्टार्ट किया सेकंड पोर्शन, कौन सा? स्टैंडिंग ऑर्डर्स का, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा कि स्टैंडिंग ऑर्डर आर द रूल बुक ऑफ अ एम्प्लॉयमेंट, सर्विस रूल, कोड ऑफ कंडक्ट, ये इसे कहते हैं। और ये बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एम्प्लॉयर की, जब उसके यहां पर कितने लोग काम करते हो, 300 या 300 से ज्यादा। बराबर बात। स्टैंडिंग ऑर्डर खत्म करने के बाद फिर अपन लोगों ने एक छोटा सा सेक्शन पढ़ा था 41, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि कोई भी चेंज करना हो तो चेंज करने के लिए 21 डेज का नोटिस दिया जाना चाहिए। फिर 42 से अपन ने एक अलग कहानी पढ़ना चालू करी, 42 से 58, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, जिसमें सबसे पहले पढ़ा अपन ने आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन के बाद कंसीलिएशन, कंसीलिएशन से इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से नेशनल इंडस्ट्रीज ट्रिब्यूनल, और इसके अलग अलग प्रोविजंस अपन ने इस दौरान पढ़े। फिर अपन लोगों ने प्रोविजन स्टार्ट किए थे स्ट्राइक के, सेक्शन नंबर 62 से, कि स्ट्राइक लीगल भी हो सकती है और इलीगल। किसी भी स्ट्राइक को इलीगल कहने के लिए उसमें दो बातों को चेक किया जाता है। पहला, उसमें 60-14 का रूल फॉलो किया है या नहीं। 60-14 का रूल मतलब 60 दिन पहले नोटिस देना है और नोटिस के 14 दिनों तक स्ट्राइक नहीं कर सकते। और दूसरा था पेंडेंसी रूल, कि अगर कोई भी आर्बिट्रेशन, कंसीलेशन, इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल में मैटर चल रहा है तो उस दौरान आप स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते, और बाद में +7 डेज +60 डेज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ या ना? ये सारी बात करने के बाद फिर अपन आए थे सेक्शन नंबर 65 के ऊपर, जहां पर ऐसा लिखा हुआ था कि सेक्शन 67 से लेकर के सेक्शन 69 सिर्फ उन कंपनियों के ऊपर लगते हैं जहां 50 से लेकर के 300 तक के एम्प्लॉइज काम करते हो। फिर अपन ने सेक्शन नंबर 66 भी कल पढ़ लिया था, जिसके अंदर कंटिन्यूअस सर्विस दिया हुआ था। बताओ कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब क्या होता है? एक साल का मतलब, सेक्शन 66 के हिसाब से क्या एक साल का मतलब 365 दिन होता है क्या? नहीं, एक साल का मतलब कितना होता है? 240 दिन। कितना होता है? 240 डेज। पर अगर माइनस हो तो कितना होता है? 195 डेज। ये तो बात तब की हुई जब आप एक साल देख रहे हो। अगर आप 6 महीने देख रहे हो तो कितना देखना है? 120 और 95। क्या बराबर बात बोली मैंने यहां तक? ठीक है। 66 ही मेरे हिसाब से लास्ट सेक्शन था जो अपन लोगों ने कल पढ़ा था। 67 हो गया था, पढ़ लिया था। पढ़ना है ना आज अपने को, 67 से पढ़ना है, 66 तक का डिस्कशन अपना हो गया। आज से नया इंडस्ट्री कोड, इंडस्ट्री कोड नहीं, उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। नोट्स लेके आ जाए मैडम से? नहीं, आज बिना नोट्स के पढ़ो। खत्म हो गए, कैसे लाओगी, है ही नहीं उनके पास में। मेरे को प्रिंट आउट मंगवाने अभी, उसके बाद अभी आगे पीछे से किसी से मदद ले लो, किसी के पास एक बेंच पे ज्यादा हो तो उनसे ले लो। ये देखो, मदद करने के लिए लोग तैयार है कि हमको तो नहीं पढ़ना पड़ेगा कम से कम। चलो, तो अब अपन बढ़ रहे हैं कहां पर? सेक्शन नंबर 67।
67 की तरफ, ठीक है। एक मिनट, बोलो भाई, सेक्शन नंबर 67 का नाम बोलो, क्या लिखा है इसका नाम? राइट ऑफ अ वर्कर्स लेड ऑफ फॉर द कंपनसेशन। हाँ भाई, दोनों तुम लोग बात मत, क्या नाम है तुम्हारा? लोकेश और शेख अनस। तुम्हें क्या बोलना चाहिए, शेख या अनस या शेख अनस? अरे, जो तुम बोलो। ओके, मुझे कुछ भी अच्छा लग सकता है, फिर बाद में मत बोलना, फिर बाद में पलटना नहीं कि ऐसा क्यों बोला। मजाक कर रहा हूं। यस, तो सेक्शन नंबर 67 अपन लोग पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है राइट ऑफ अ वर्कर्स लेड ऑफ फॉर द कंपनसेशन। तो सुनो इधर, ध्यान से सुनो, 2 मिनट का सेक्शन है। अपन ने पढ़ा ले ऑफ का मतलब क्या होता है, कि एम्प्लॉय काम करने के लिए तैयार है और एम्प्लॉयर उससे काम नहीं करवा पा रहा। और क्यों नहीं करवा पा रहा? क्योंकि काम ही नहीं है। तो इसमें एम्प्लॉय की गलती है क्या? नहीं। क्या उसको पैसा मिलेगा? हाँ, पैसा मिलेगा पर पूरा नहीं। कितना मिलेगा? 50%। कितना मिलेगा? 50%, पहली बात। दूसरी बात, क्या पैसा जीवन भर मिलता चलेगा या पूरे लंबे समय तक मिलता चलेगा, जब तक कंपनी बंद रहेगी तब तक? बोल रहे नहीं, सिर्फ 45 डेज। कितने दिन? 45, मतलब 1.5 मंथ, 1.5 महीने तक हम आपको क्या दिलवाएंगे? ले ऑफ का वेज। उसके बाद अगर 45 डेज के बाद भी कंपनी चालू नहीं हो पा रही है, तो एम्प्लॉयर आपको बुलाएगा और बोल देगा कि आप पैसे नहीं दे पाएंगे। सिर्फ कितना? क्योंकि देखो ना, एम्प्लॉयर का तो नुकसान है, काम तो हो नहीं रहे, तो ये 50% भी बेचारा क्या कर रहा है, खुद से जेब से दे रहा है। तो वो जीवन भर अगर देगा तो बिजनेस कैसे चलाएगा? तो क्या बोला, 45 डेज तक का ले ऑफ वेज दिलवाएंगे, उसके बाद नहीं। क्लियर? और ले ऑफ वेज कितना होता है? 50% ऑफ द टोटल वेज, जितना टोटल था उसका 50। हालांकि संडे के दिन पैसा नहीं मिलता है। क्या बोला? संडे के दिन पैसा नहीं मिलेगा। वैसे भी काम तो तुम यूं भी नहीं कर रहे हो, तो संडे के दिन का पैसा आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ले ऑफ का पैसा तभी मिलता है जब आप एम्प्लॉयर के पास रोज जाएं और अटेंडेंस शीट पे साइन करें। जब तक साइन नहीं करोगे तब तक पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या बोल रहे हैं, किसको ये वाला पैसा मिलेगा ले ऑफ का? सबसे पहला आपका नाम होना चाहिए कहां पर? मस्टर रोल के ऊपर। मस्टर रोल का मतलब क्या होता है? अटेंडेंस रजिस्टर। मस्टर रोल का मतलब ही क्या है? अटेंडेंस रजिस्टर। तो आपका नाम अटेंडेंस रजिस्टर पे होना चाहिए। इसके अलावा उन लोगों को ले ऑफ वेज मिलता है जिन्होंने 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस दी हो। कितनी? 1 साल की कंटिन्यूअस। ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब 365 दिन है क्या? नहीं, 240 दिन, जो अपन ने पढ़ा वो। तो जो जो लोगों को 1 साल हो गया काम करते हुए अपने यहां पर, सिर्फ उन्हीं लोगों को ले ऑफ का वेज मिलेगा, नए लोगों को नहीं देते ले ऑफ का वेज। ठीक। दूसरा, मिलता कितना है? 50% ऑफ द बेसिक प्लस डीए। आप तो टोटल वेज का 50 भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं। कितने दिनों तक दिया जाता है? फर्स्ट 45 डेज। कितने दिन? फर्स्ट 45 डेज। अगर ले ऑफ 45 दिन के बाहर जाता है, तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर वर्कर के साथ एक एग्रीमेंट करेगा और बोल देगा कि हम तुमको कोई कंपनसेशन अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बेचारा वो भी जेब से कितने पैसे देगा? बराबर। ये था सेक्शन नंबर 67। Then comes section number 68, ड्यूटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू मेंटेन द मस्टर रोल ऑफ द वर्कर। मतलब एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि भले ही आप अभी काम नहीं करवा रहे हो, आपकी फैक्ट्री भले ही अभी बंद हो, पर आपको एक ऑफिस तो खोलना पड़ेगा जहां पर एम्प्लॉय आकर के अपनी साइन कर पाए रजिस्टर के ऊपर, क्योंकि रजिस्टर के ऊपर जब तक साइन नहीं होगी ले ऑफ का वेज नहीं मिलेगा। दूसरा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वर्कर को भी। वर्कर भी तो ये प्रूव कर पाएंगे ना कि देखो हम तो आए थे, हमने तो साइन कर रखी रजिस्टर में, ये काम नहीं करवा पाए। तो बाद में अगर कोई डिस्प्यूट आता भी है तो वो डिस्प्यूट भी किससे रिजोल्व हो जाता है? मस्टर रोल से। इसलिए मस्टर रोल मेंटेन करना किसकी ड्यूटी है? एम्प्लॉयर की, भले ही उस समय पर फैक्ट्री में काम हो रहा हो या नहीं। Even during a layoff, the employer cannot lock the office where the attendance register is kept. They must maintain the muster roll every single day. और एम्प्लॉय रेगुलर टाइम पे आएंगे जिस समय पर आते थे और आकर के साइन करेंगे। ये प्रूफ होता है किसके लिए भी? वर्कर के लिए भी, कि भाई देखो मैं तो आया था, मैंने वहां पर साइन करी और उस दिन कोई काम अवेलेबल नहीं था। 68 में से इतनी छोटी सी बात दी है। 69,
वर्कर नॉट इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस, कभी कभी हो सकता है आपको कौन सा पैसा ना मिला, ले ऑफ का पैसा ना मिले। ऐसा कब होता है? जब एम्प्लॉयर आपको बोल रहा है कि अपना ये वाला डिपार्टमेंट बंद हो गया ना, कोई बात नहीं, तुम दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर के काम करो, तुम्हें जितना पैसा मिल रहा था उतना ही पैसा मिलेगा, और तुमने उस दूसरे डिपार्टमेंट में जाने से मना कर दिया, तो फिर तुमको ना तो इस डिपार्टमेंट का पैसा मिलेगा और ना ले ऑफ का 50%। क्यों? क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉयर की बात नहीं मानी। आप क्या बोल रहे हो कि काम नहीं है, जबकि वो तो आपसे काम करवा रहा था। और काम ऐसा ही करवाएंगे जिसके अंदर कोई स्पेशल स्किल की जरूरत ना हो, जो काम आपको आता होगा वही करवाएंगे। तो वो काम करने से आपको मना नहीं करना है। अगर आपने काम मना किया तो ऐसे केस में आपको ले ऑफ का वेज नहीं मिलेगा। दूसरी बात, क्या वो आपको काम करने के लिए दूसरी जगह भी भेज सकता है? तो आंसर इज, अगर वो सेम सिटी में है, सेम ओनर की जगह, तो वो दूसरी जगह भी भेज सकता है आपको, सेम सिटी में। दूसरी सिटी में सिर्फ वहां तक भेज सकता है जो कितनी दूर हो, 8 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस? 8 किलोमीटर तक दूसरी जगह काम करने भेजा जा सकता है। अगर उसने 6 किलोमीटर भेजा है, तो आप अगर मना कर दोगे तो आपको ले ऑफ का वेज मिलेगा क्या? नहीं, आपको 8 किलोमीटर तो जाना पड़ेगा। वो अगर 9 किलोमीटर भेज दे तो आप जाने से मना कर सकते हो और फिर भी आपको ले ऑफ का वेज मिलेगा। तो क्या बोल रहे हैं? अगर वो आपसे बोल रहे हैं कि हमारा वीविंग डिपार्टमेंट बंद हो गया, मान लो एक डिपार्टमेंट क्लोज हो गया है, पर मैं चाहता हूं कि तुम कहां चले जाओ, पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या चल जाओ, पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर, और वहां पर आपको कौन सा पैसा मिलेगा? पूरा 100%। यहाँ कोई 50% वाला रोल नहीं। इसके अलावा कोई भी नई स्किल्स उसमें रिक्वायर्ड नहीं होनी चाहिए कि ये काम करने के लिए कोई नई स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। दूसरा, यू मस्ट बी ऑफर्ड नॉर्मल वेजेस। कौन सा वेज मिलेगा आपको? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या है? 100%, नॉट जस्ट द 50%। As we saw in the section 68, if you don't show up at the factory at the appointed time to sign the muster roll, you don't get paid. साइन तो आपको फिर भी करना पड़ेगा, बराबर? हाँ या ना? कोई समस्या इसके अंदर? बस ठीक। एक काम करो, यहां तक 69 तक रीड करो, 3 सेक्शन पढ़ो। रीड करो भाई।
बात क्यों कर रहे हो भाई, पढ़ लिया क्या तुमने? पढ़ लिया यहां तक? नहीं, सेम टाउन है, दूसरे टाउन के लिए। जैसे मुंबई तो 20 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो वहां पर 8 किलोमीटर एप्लीकेबल नहीं होगा। मुंबई मतलब मुंबई, भले ही मुंबई में 50 किलोमीटर दूर हो तो भी काम करना पड़ेगा। जहां दूसरी म्युनिसिपैलिटी लगी वहां 8 किलोमीटर है। आज तो जावा आवाज बहुत ज्यादा आ रही है इधर से यार। कल तो नहीं थी इतनी। मेरी भी ऐसी आवाज आ रही होगी तुमको यार। नहीं। हम्म। गुस्से का रीजन तुमको पता थोड़ी होता है। कुछ भी हो सकता है। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। क्या हुआ? 20 रुपए में एसी की हवा? चलो, पढ़ लिया, यहां तक पढ़ लिया, 69 तक रीडिंग हो गई। चलो आगे बढ़ो। सेक्शन नंबर 70, कंडीशन प्रेसिडेंट टू द रिट्रेंचमेंट ऑफ द वर्कर। अब देखो, दो चीजें, एक है ले ऑफ और एक है रिट्रेंचमेंट। ले ऑफ तो क्या होता है? टेम्परेरी समय पे आप वर्कर से काम नहीं करवा पा रहे क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, मशीन खराब हो गई, ऐसे सब काम। पर जब ले ऑफ लंबे समय तक चल जाता है ना, तो कंपनी की हालत खराब हो जाती है। तो फिर वो क्या बोलती है कि अब हम कुछ एम्प्लॉयज को क्या करेंगे, परमानेंटली निकाल देंगे। क्या कर देंगे? परमानेंटली निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि अब इतने वर्कर्स की हमें जरूरत ही नहीं है, हमारा काम कैसा हो गया है, कम। जैसे जब कोविड आया था, तो कोविड में बहुत सारी कंपनीज ने क्या कर दिया, लोगों को रिट्रेंच कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास में इतने पैसे ही नहीं है कि इतने लोगों को सैलरी दे पाए। ठीक। तो ले ऑफ लीड्स टू रिट्रेंचमेंट। क्या रिट्रेंचमेंट में एम्प्लॉय की कोई गलती होती है क्या? नहीं, यहां पर एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है, पर सिचुएशन ऐसी आ गई है जिसकी वजह से अपन निकाल रहे हैं। तो अगर आप किसी भी पर्सन को नौकरी से निकाल रहे हैं, तो आपको उसको सबसे पहले 1 महीने का नोटिस देना है। कितना नोटिस देना है? 1 महीने का नोटिस। पर अगर नोटिस नहीं दे सकते 1 महीने का, तो 1 महीने की सैलरी दे दो, कोई समस्या नहीं। हम नोटिस भी क्यों दिलवा रहे हैं? ताकि 1 महीने तक उसको सैलरी मिले। पर अगर आप उसको कल से ही निकालना चाहते हो तो कल से निकाल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर 1 महीने की क्या दे दो उसको? सैलरी। तो पहली कंडीशन क्या हो गई? नोटिस देना। दूसरी कंडीशन है कि जब भी हम एम्प्लॉय को निकालते हैं, तो निकालते वक्त उसे खाली हाथ नहीं भेजते। उसे क्या बोलते हैं हम? गुड बाय। और गुड बाय के साथ में क्या देते हैं? पैसे। क्या देते हैं उसको? पैसे। पैसे कितने मिलेंगे? तो पैसे का कैलकुलेशन ध्यान से समझना, एक न्यूमेरिकल भी चाहे तो बनाया जा सकता है इससे, पर पहले मैं ऐसे ही समझा रहा हूं, फिर न्यूमेरिकल बताता हूं। पैसा कितना देंगे तो क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले तो पूछेंगे कि बताओ तुम्हारे पिछले 3 महीने का एवरेज पे कितना है। पिछले 3 महीने का एवरेज पे। अब वो तो मंथली आएगा, उसको कितना कर दिया जाएगा? 15 दिन का। उसको कितना कर देंगे? 15 दिन का। और जितने साल तक उसने कंटिन्यूस सर्विस दी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना पैसा उसको साथ में देंगे जब वो जाएगा छोड़ करके तब। अब इसी का एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लो। एक एम्प्लॉय है जो कितने साल काम करा अपने यहाँ पर? 7 साल। और उसकी सैलरी ये है 3 महीने की 22,000, 27,200 और 23,900। तीनों को जोड़ा तो 73,100 आया। इसको 3 से डिवाइड किया तो 24,366 आया। ये क्या आ गया? एवरेज पे। पर ये एवरेज तो कितने दिनों का है? 30 दिनों का। हमें कितने की जरूरत है? 15 की। तो 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 12,183। और उसने क्योंकि कितने समय काम किया था? 7 साल। तो उसको टोटल कितना पैसा मिलेगा? 85,285। ये देखो, यू मस्ट बी पेड अ गुड बाय अमाउंट एट द टाइम ऑफ लिविंग। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 15 डे ऑफ एवरेज पे
फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जितनी आपने कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस दी है उसके लिए आपको 15 डेज के रेट से देंगे। ये 15 डेज उन्होंने निकाल रखा है। क्या बोला कि पूरे महीने की सैलरी नहीं देते, हम कितनी देंगे 15। तो उन्होंने 15 जो भी महीने की सैलरी आई उसको 30 से डिवाइड करके कितना कर दिया मल्टीप्लाई 15 से। कभी कभी क्या करते हैं ना, आगे चल करके पढ़ेंगे अपन, कभी कभी 30 की जगह 26 भी यूज करते हैं। पता है 26 क्यों यूज करते हैं? क्योंकि 4 संडे होते हैं एक महीने में, तो वैसा मानते हैं कि जो पैसा है ना ये 30 दिन का है ही नहीं, ये कितने दिन का है 26। जैसे जब आगे ग्रेचुटी का कैलकुलेशन करवाऊंगा चैप्टर 19 में, तो वहां पर अपन यूज कितना करेंगे यहाँ पर 26। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में पता चलेगा 26 है या 30। यहां पर कुछ नहीं दिया तो अपन कितना लेंगे 30। तो एवरेज पे ऑफ द 15 डेज मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इतना पैसा आपको साथ में दिया जाएगा। ठीक। और तीसरा, एम्प्लॉयर कभी भी किसी को सीक्रेटली निकाल नहीं सकता। उसे किसको बताना पड़ता है? गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। फॉर्मली इंटीमेट करो किसको? गवर्नमेंट को, कि हम एक वर्कर को क्या करना चाहते हैं? निकालना चाहते हैं। एक वर्कर को, 4 वर्कर को, इतने को। तो क्या किसी को रिट्रेंच करना हो तो कर सकते हैं क्या? हाँ। बस कितनी बातों का ध्यान रखो? 3। पहला क्या? नोटिस। कितने का? 1 महीने का। नहीं दे सकते तो क्या? 1 महीने की सैलरी। दूसरा क्या? गुड बाय अमाउंट। दूसरा क्या? गुड बाय अमाउंट। और गुड बाय अमाउंट कितना है? एवरेज सैलरी डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय कंटिन्यूअस ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है। अगर जैसे मान लो किसी ने अपने यहां पर 5 साल काम किया तो बहुत आसान हो जाएगा, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 5 से। अगर किसी ने अपने यहां पर 5 साल 7 महीने काम किया तो बोल रहे हैं कि इसको राउंड अप करके कितना कर देना? 6 साल। इसको कितना कर देना राउंड अप करके? 6 साल। अगर किसी ने 5 साल 3 महीने काम किया तो कितना कर लेना इसको? 5। 6 या 6 से ज्यादा हो तो उसको राउंड अप कर देना, अदरवाइज राउंड डाउन कर देना। ये यहां पर लिखा हुआ है। इफ यू वर्क फॉर अ पार्ट ऑफ अ ईयर लॉन्गर देन 6 मंथ इट काउंट एज अ फुल ईयर। ठीक है। कोई समस्या इसके अंदर? क्या यहां तक की बात क्लियर है? बोलो भाई। सेक्शन नंबर 71, प्रोसीजर फॉर द रिट्रेंचमेंट। अगर मुझे किसी को नौकरी से निकालना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? तो एक डिफॉल्ट रूल है। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? अगर आपने कुछ और बनाया तो ठीक है, अदरवाइज यही वाला फॉलो होगा। क्या है? लीफो। क्या है? लीफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या बोल रहे हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे नया एम्प्लॉय है पहले उसको निकालेंगे। सबसे पुराने वाले एम्प्लॉय को क्या बोलेंगे? सबसे आखिरी में नंबर आएगा। जो अभी अभी ज्वाइन किया है उसको पहले निकालेंगे। तो क्या बोल रहे हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट, द न्यूएस्ट एम्प्लॉय इज द फर्स्ट वन टू द लीव। यही है जो सबसे पहले बाहर जाएगा। दिस रूल अप्लाई विद इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी। पर ये रूल किसके अंदर लगता है? कैटेगरी में। जैसे एग्जांपल दिया है, मान लो आपको निकालना किसको है? ड्राइवर को। तो कंपनी में जितने ड्राइवर है उन सब ड्राइवर की क्या कर लो? ज्वाइनिंग डेट पता कर लो। जो सबसे लेट आया उसको निकाल दो। ड्राइवर को निकालने के लिए इलेक्ट्रीशियन की ज्वाइनिंग डेट से कोई मतलब ही नहीं है। इन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं। तो क्या बोल रहे हैं? इफ यू आर कटिंग ड्राइवर्स यू कंपेयर ज्वाइनिंग डेट ऑफ ऑल द ड्राइवर, नॉट द ड्राइवर वर्सेस इलेक्ट्रीशियन। बेसिक सी बातें कि उसी कैटेगरी के अंदर देखेंगे। हालांकि आपको लीफो फॉलो नहीं करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अपने एम्प्लॉय के साथ क्या करना पड़ेगा? रिटर्न एग्रीमेंट पहले करना पड़ेगा और रीजन बताने पड़ेंगे कि क्यों हम लीफो अप्लाई नहीं कर पा रहे। हो सकता है रीजन क्या है? पुअर परफॉर्मेंस या फिर स्पेशल स्किल ऑफ द जूनियर। जो नया आदमी आया है उसके पास स्किल बहुत ज्यादा है, तो हम नहीं चाहते कि नया आदमी जाए, तो ऐसे केस में पुराने को जाना पड़ेगा। ऐसी बात भी आप सामने वाले को बता सकते हो। बोलो कोई कंफ्यूजन यहां तक? कितने सेक्शन में हुए अभी पढ़ने के? 2 बचे ना? मैंने अभी 2 ही पढ़ाए ना तुम्हारी रीडिंग के बाद। एक और 72 और फिर इसके बाद रीड करना। री एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिट्रेंच्ड वर्कर। री एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? वापस नौकरी पर रखना। देखो हुआ क्या, कंपनी में कुछ ऐसी सिचुएशन आई जिसकी वजह से ज्यादा काम नहीं बचा। ज्यादा काम नहीं बचा तो हमने क्या बोला कि हम लोगों को निकाल रहे। निकाल दिया। निकालने के बाद अगर कंपनी वापस से उसी पोजीशन पर किसी को रखना चाहती है तो पहला राइट किसका आएगा? जिन लोगों को निकाला है उनका। आप नए लोगों को नहीं रख सकते। कितने समय तक? 1 साल। कितने समय तक?
1 साल। जैसे अगर मैं आज मान लीजिए किसी को निकाल रहा हूं, जैसे मैंने अपने यहां से ड्राइवर्स को निकाल दिया, 5 ड्राइवर मैंने निकाल दिए और क्या बोला कि यार इतने ड्राइवर की हमारे यहां पर अब जरूरत ही नहीं। अगले 1 साल तक अगर मैंने कोई भी ड्राइवर अपॉइंट किया 5 या 5 से ज्यादा, तो सबसे पहले राइट किसके पास है? उन रिट्रेन्ड वर्कर के पास, कि पहले वो ज्वाइन करेंगे, उसके बाद। नहीं तो ये क्या हो जाएगा? टूल बन जाएगा लोगों को नौकरी से निकालने का। हम पुराने लोगों को नौकरी से निकालेंगे और नए लोगों को सस्ते रेट पे रख लेंगे। हमने बोला ऐसा करना अलाउड नहीं। रिट्रेन्ड एम्प्लॉय का राइट है कि पहले वो क्या करेगा? कंपनी ज्वाइन। वापस से यहां पर भी कैटेगरी वाला रूल लगेगा। अगर मैंने निकाला ड्राइवर्स को है और अब मैं हायर कर रहा हूं इलेक्ट्रीशियन को, तो ड्राइवर के पास में राइट आएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो तो कैटेगरी ही अलग हो गई। हाँ या ना? यही बात सेक्शन नंबर 72 में लिखी है। इफ द एम्प्लॉयर स्टार्ट हायरिंग फॉर द सेम कैटेगरी विद इन 12 मंथ ऑफ द रिट्रेंचमेंट, दिस सेक्शन किक्स इन। मतलब ये वाला सेक्शन अप्लीकेबल होगा। employer must give an opportunity to the retrained worker to offer themselves for the job। पहला राइट इन्हीं लोगों को दिया जाएगा। और ये कैसे दिया जाता है? उनके लास्ट नोन एड्रेस पर उनको एक नोटिस भेजा जाता है कि भाई कंपनी वापस से हायरिंग कर रही है आपको, क्योंकि हमने निकाला था, तो पहला राइट आपको दे रहे हैं कि आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे वो नहीं होता है राइट इशू, आपने पढ़ा हुआ है कंपनी सेट में, कि पहले अपन किसको राइट देते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो वही वाली बात यहां पर लग रही। इफ एन ओल्ड वर्कर एंड न्यू कैंडिडेट बोथ अप्लाई, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? रिट्रेन्ड वर्कर को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, बस यही बात यहां पर लिखिए। चलो सेक्शन नंबर 72 तक एक बार रीड करो। आ जाओ आराध्य, आगे आ जाओ। जहरा।
हो गया? डन। बोलो भाई, कोई रीडिंग कर रहा है क्या? कर रही हो? 1 मिनट और। हाँ भाई, कितने दिन बाद तो आई हो आज, पढ़ लो। यहाँ कितने लोग हैं जो जून अटेम्प्ट दे रहे हैं अभी, दिसंबर दे रहे हैं? दिसंबर वाले इधर से, तुम तुम दोनों दिसंबर दे रहे हो ना? तुम भी दिसंबर दे रहे हो, आशुतोष? जून। जून। इधर से दिसंबर, तुम दोनों। तुम जून दे रही हो, तुम दिसंबर। इधर से जून। जून, ठीक। ओके, चलो पढ़ लिया? अरे यहां तक हो गया क्या? कोई समस्या तो नहीं? सेक्शन नंबर 73, कंपनसेशन टू द वर्कर इन केस ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। क्या कर रहे हैं भाई? पूरी की पूरी कंपनी किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी। तो अगर आप अपनी कंपनी किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, तो मान लेंगे कि वर्कर का क्या हो गया है, रिट्रेंचमेंट, डीम्ड रिट्रेंचमेंट, और आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना सेक्शन नंबर 70 के अंदर मिल रहा था। कितना? 1 महीने का नोटिस का, या फिर 1 महीने का पैसा, या फिर वो 15 दिन का जो पैसा मिल रहा है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, उतना पैसा। ठीक। हालांकि ये पैसा आपको नहीं मिलेगा अगर नो ब्रेक इन द सर्विस, नया एम्प्लॉयर बोल रहा काम करो ना, क्या समस्या है, पहले वहां काम करते थे अब यहां काम करो। एंड नो वर्स टर्म्स, मतलब जितनी आपकी सैलरी थी वहां पर उतनी सैलरी है, जितने घंटे आप वहां पर काम करते थे उतने ही घंटे काम है, जो काम वहां करते थे वही काम यहां करना है, मतलब सब कुछ सेम है, सिर्फ कौन बदल गया, एम्प्लॉयर। तो ऐसे में इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। या फिर द न्यू बॉस साइंस अ लीगल डॉक्यूमेंट सेइंग इफ आई फायर दिस वर्कर इन द फ्यूचर आई विल पे देम द कंपनसेशन। इतना तुमको तुम्हारा पुराना वाला एम्प्लॉयर देता, वो बोल रहा है, तो फिर पुराने एम्प्लॉयर को पैसे देने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? क्या एस्टेब्लिशमेंट दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसे केस में आपकी कंपनी के जो वर्कर्स हैं उनको क्या मिलता है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कितना होता है, उतना ही जितना सेक्शन 70 में लिखा हुआ है। हालांकि वो कंपनसेशन नहीं मिलेगा अगर आप क्या कर रहे हैं, नए एम्प्लॉयर को ज्वाइन कर रहे हैं, कोई ब्रेक ही नहीं है बीच में। दूसरा, सैलरी वैलरी में कोई टर्म्स वगैरह खराब नहीं हुई आपकी, जैसा था वैसा का वैसा ही है। और तीसरा, लीगल लाइबिलिटी फॉर द पास्ट, जो नया एम्प्लॉयर है वो बोल रहा है कि अगर मैंने बाद में तुम्हें निकाला भी तो मैं तुम्हें उतना ही अलाउंस दूंगा जितना पुराना वाला बॉस देता, तो भी कोई समस्या नहीं, तो फिर पैसे देने की जरूरत नहीं। हाँ या ना? बोलो, कोई समस्या? ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब, और जनरली ये तो पता चलता भी नहीं है। मतलब अगर कंपनी बिकती है तो आजकल कंपनियां ऐसे थोड़ी बिकती है कि पहले 5 दिन का ब्रेक लेंगे फिर नया आदमी आएगा कंपनी चालू करेगा। आजकल तो कंपनियां बिक जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि कंपनी बेचने में सिर्फ शेयर बेचना है और शेयर खरीदना है। रजिस्ट्रार के पास जाकर के क्या करता है, पुराना वाला अपने शेयर ट्रांसफर करवा देता है नए प्रमोटर के पास और कंपनी ट्रांसफर हो जाती है। तो एम्प्लॉइज को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है।
एम्प्लॉइज रिमेन अनचेंज, सिर्फ कंपनी का नाम चेंज होता है, बाकी कुछ भी अंतर एम्प्लॉइज की वर्किंग के ऊपर नहीं आता है। तो बोल रहे कि अगर ऐसा कोई चेंज आ ही नहीं रहा है तो कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, एक बात और बता दूं वैसे में, ये जो तीनों कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन के बीच में एंड है। हाँ, ये और नहीं है, ये क्या है, एंड। मतलब कोई ब्रेक नहीं आ रहा बीच में, कोई सैलरी कम नहीं कर रहे, और पुरानी अकाउंटेबिलिटी भी किसने ले ली है, एम्प्लॉयर ने, नए वाले ने, कि अगर मैं निकालूंगा तो मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा। ठीक है बात, बोलो यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या, क्लियर है बात। सेक्शन नंबर 74, 60 days notice of the intentional closing down. If an employer wants to close down, they must serve a formal notice to the appropriate government at least 60 days before closing. अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहते हैं, बंद, पहले ट्रांसफर कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, बंद, तो बंद करने से पहले आपको किसको बताना है, गवर्नमेंट को। ये किसके बता रहे हैं अपन, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को कितने दिन पहले बताना है, 60 डेज पहले आपको बताना पड़ेगा। और नोटिस के अंदर रीजन भी लिखा होना चाहिए कि क्यों हम बंद कर रहे हैं, जैसे कि हेवी फाइनेंशियल लॉस, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, कोई फैमिली में डिस्प्यूट आ गए, जो भी रीजन है वो रीजन आपको बताना पड़ेगा। नोटिस मस्ट क्लियरली स्टेट द रीजन। जिस एस्टेब्लिशमेंट में 50 से कम वर्कर है उनके केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, वैसे भी अपन लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक, कभी कभी गवर्नमेंट ये 60 डेज की नोटिस रिक्वायरमेंट जो है ना, इसको क्या कर सकती है, एग्जम्प्ट कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। कब, जब इमरजेंसी हो, जैसे कि मेजर एक्सीडेंट हुआ फैक्ट्री में, तो आप फैक्ट्री नहीं चला सकते, तो 60 दिन पहले कैसे बताएंगे भाई, एक्सीडेंट पता थोड़ी था अपने को। या एम्प्लॉयर की डेथ हो गई तो बिजनेस कैसे चलेगा, या फिर नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो ऐसे केसेस में भी मुश्किल है कि अपन 60 दिन का नोटिस दे पाए। बोलो बराबर। अगर आप आपकी स्टेब्लिशमेंट को बंद कर रहे हो तो आपने 60 दिन पहले किसको बता दिया, गवर्नमेंट को, पर आपको कंपनसेशन भी पे करना पड़ेगा किसको, वर्कर्स को। कंपनसेशन टू द वर्कर इन केस ऑफ अ क्लोजिंग डाउन ऑफ द अंडरटेकिंग। क्या बोल रहे हैं, सेक्शन 75 इज द फाइनल सेटलमेंट व्हेन एन इंटायर बिजनेस शट डाउन। इट्स नॉट जस्ट द बिल्डिंग क्लोजिंग, इट्स द एंड ऑफ द वर्कर्स लिवलीहुड। आप सिर्फ बिजनेस बंद नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों का जिस चीज से घर चल रहा था वो जगह भी आपने बंद कर दी। दिस सेक्शन इंश्योर वर्कर हु हैव गिवन एटलीस्ट 1 year ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस रिसीव रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। उनको क्या मिले, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिले। तो जितना सेक्शन 70 में मिल रहा था उतना ही मिलेगा, जस्ट एज इफ दे वर फायर्ड। तो जितना इंडिविजुअल वर्कर को निकालने पे मिलता था उतना ही आप सभी वर्कर को मिलेगा। क्यों, क्योंकि अब तो कंपनी बंद हो रही है ना, बराबर। तो क्लोजर का मतलब क्या मान लिया गया है, इंट्रेंचमेंट। और हर वो एम्प्लॉय जिसने कितने साल काम किया हो, 1 साल, उसको 1 महीने का नोटिस तो मिलेगा ही सही, एक या तो 1 महीने की सैलरी, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, 15 day एवरेज पे पर ईयर ऑफ द सर्विस। जैसा 70 में कैलकुलेशन किया था एग्जैक्ट वही कैलकुलेशन यहां पर होगा, हाँ या ना। इफ द क्लोजर इज ड्यू टू थिंग्स टोटली बियॉन्ड द एम्प्लॉयर कंट्रोल, क्लोजर तो हो रहा है पर एम्प्लॉयर अपनी इच्छा से नहीं कर रहा, एम्प्लॉयर की इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, द कंपनसेशन इज केप्ट एट 3 month एवरेज पे इवन इफ द वर्कर सर्व फॉर द 20 years। अगर गवर्नमेंट के रीजन की वजह से बंद हो रही है तो वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस कर रहे थे अपन, वो नहीं करेंगे, और पिछले 3 महीने की एवरेज सैलरी दे देंगे बस। पिछले 3 महीने की जो एवरेज सैलरी आई, लेट से 20,000, 21,000 और 22,000, इसका एवरेज निकालोगे तो निकलेगा 21,000। 21,000 रुपए हम उसको दे देंगे बस, कैप्ड एट 3 month एवरेज पे, मल्टीप्लाई करने का काम नहीं करेंगे। इन चीजों को अनअवॉइडेबल नहीं मानते। देखो, अगर अनअवॉइडेबल हुआ तो अनअवॉइडेबल के केस में उनको पैसा नहीं देना है, ठीक है, इसलिए हर चीज को अनअवॉइडेबल नहीं माना जा सकता। फाइनेंशियल लॉसेस को अनअवॉइडेबल कंसीडर नहीं किया है। अगर आपका फाइनेंशियल लॉस है तो उस फाइनेंशियल लॉस को अनअवॉइडेबल रीजन कंसीडर नहीं किया जाएगा। हमारा स्टॉक बहुत सारा हो गया है, हम बेच नहीं पा रहे, ये कोई अनअवॉइडेबल रीजन नहीं है। लीज या लाइसेंस एक्सपायर हो गया, ये कोई अनअवॉइडेबल रीजन नहीं है। या फिर मिनरल्स खत्म हो गए माइंस के अंदर, ये भी कोई अनअवॉइडेबल रीजन नहीं। अनअवॉइडेबल रीजन का एग्जांपल आप तो यही ध्यान रखो, जैसे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया या नेचुरल डिजास्टर, इसके अलावा किसी भी चीज को ये लोग अनअवॉइडेबल मान रहे हैं। देखो अनअवॉइडेबल है या नहीं उससे बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अगर अनअवॉइडेबल रीजन हुआ
तो सिर्फ कितनी सैलरी देनी है? 3 महीने की। 3 महीने का एवरेज पे देना है। पर अगर अनअवॉइडेबल नहीं हुआ तो कितना देना है? 15 डे ऑफ द एवरेज पे फॉर एवरी ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। हाँ या ना? तो इसलिए उस बात का रेलेवेंस है कि अनअवॉइडेबल है या नहीं। फिर इफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फिनिशेस विद इन 2 years वर्कर गेट द जीरो कंपनसेशन। अगर वो जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो कितने समय में कंप्लीट हो गया? 2 साल के अंदर अंदर, तो लोगों को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलता। अगर प्रोजेक्ट 2 साल से ज्यादा चला था तो फिर उन्हें कंपनसेशन पूरा का पूरा मिलता है। मेरे हिसाब से ये दोनों नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक है माइंस और कंस्ट्रक्शन के केस में, इतने ज्यादा अपने लिए रेलेवेंस नहीं। चलो एक बार ये 76 तक पढ़ लो। 76 नहीं है तो मत पढ़ो, 75 तक ही पढ़ लो। हो जाएगा क्या? शायद होगा मेरे हिसाब से, लेट्स सी। हो जाएगा तो अच्छी बात है ना यार। नहीं 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 नहीं, अपने को खत्म थोड़ी करना, ये अपने को खत्म कर देगा एग्जाम में। इसके बाद बचे हैं कहने को 3 चैप्टर। एक का नाम है 19, एक का नाम है 15, और एक का नंबर मुझे ध्यान नहीं है, वो बदल गया है अब। पर उसका 21 है। 21 नहीं है, 21 तो पक्का नहीं है, शायद 22 है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिटर्न एंड लेबर लॉ करके एक बहुत बड़ा सा चैप्टर है, नाम बड़ा है उसका, अंदर का कंटेंट ज्यादा नहीं है। 19 इज अ बिग चैप्टर, जिसमें शायद 5 से 6 दिन का समय लगे। 15 आधे दिन का, और 22 आधे दिन का, ये दोनों मिला करके एक दिन के चैप्टर हैं। क्योंकि 15 में कुछ बचा ही नहीं है। 15 में इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू लेबर लॉ था, तो न्यू लेबर लॉ अपन ने पूरे ही पढ़ लिए हैं, तो इंट्रोडक्शन की बात ही खत्म हो गई। तो सिर्फ वहां पर अपने को नाम ही देखने रहेंगे। 22 में कंटेंट है, पर कंटेंट बहुत छोटा है, जितना छोटा चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर था उससे भी छोटा है ये वाला 22। सिर्फ बचा कौन सा है भारी चैप्टर? 19। ये बड़ा है, ये नए लेबर कोड का चौथा कोड है, और थोड़ा सा बड़ा भी है। पहले यही चालू करेंगे 19, उसके बाद ही कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। नहीं नहीं नहीं, पहले बड़े वाले, पहले बड़े चैप्टर करेंगे। देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, अगर ये आज कंप्लीट हो गया चैप्टर, वैसे मुझे उम्मीद कम है, आधे घंटे में शायद ही होगा। अगर ये आज हो गया तो कल अपन 19 स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं हुआ तो कल अपन इसको कंप्लीट करके वो दोनों छोटे छोटे चैप्टर में से एक चैप्टर कर लेंगे। एक क्या 22 ही करेंगे, 15 तो लास्ट में बताऊंगा। आज 1 अप्रैल हो गई यार, बराबर ही चल रहा था कोर्स, आज खत्म हो जाता। आज खत्म हो जाता अगर हाफ ईयरली और वो डीडीओपी में जो चले गए थे बच्चे उन। मंथली टेस्ट तो प्लानिंग में पहले से ही था हमारा कि वो क्लास में ही करवाना है। वो तो अभी हमने हटाया है, नहीं तो उसमें क्लास के टाइम में ही करवाने थे वो तो। बोलू कोई समस्या? अच्छा पढ़ रहे हो अभी? पढ़ लो पढ़ लो।
ये कौन सा दिन है अपना चैप्टर 19 का? चौथा या पांचवा? 28 को कर दिया था अपन ने, 28, 29, 30, 31 और एक 5, 5 दिन तो बनते भी है ना, इतना बड़ा चैप्टर है। पढ़ लिया, रीड कर लिया क्या ये? चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 77। देखो ध्यान से सुनो, जब मैंने सेक्शन नंबर 65 पढ़ाया था तो क्या बोला था मैंने कि सेक्शन 67 से लेकर के सेक्शन 69 किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है? वो एंटिटीज जो 50 से 300 लोग एम्प्लॉय करे, मतलब 300 से कम, बराबर 50 से ज्यादा और 300 से कम। जो 300 से ज्यादा एम्प्लॉय करते हैं उनके लिए रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ के रूल्स अपन अब पढ़ेंगे। क्या बात समझ में आई? आगे के सेक्शन में क्या पढ़ना है अपने को, वापस बोलता हूं। ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट के रूल उन एंटिटीज के लिए जिन एंटिटी में कितने वर्कर काम करते हैं, 300 से ज्यादा। ये रूल थोड़े से हैवी भी हैं उसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इन कंपनीज में लोग कैसे काम कर रहे हैं, ज्यादा, 300 लोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के केस में ये वाले लगते हैं, छोटी के केस में जो भी अपन ने पढ़े वो वाले। तो बहुत ज्यादा अंतर आएगा क्या इसके अंदर? नहीं, रूल्स लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा बस कहीं कहीं पर प्रोविजंस को स्ट्रिक्ट कर दिया है। क्या बोल रहे हैं कि भाई जैसे सेक्शन 65 में अपन ने पढ़ा था, वहां पर अपन ने किसको कवर किया था? मीडियम साइज फैक्ट्री को, 55 से 30। सेक्शन 77 किसके लिए? बिग प्लेयर्स के लिए। और बिग प्लेयर का मतलब क्या? जहां पर 300 या 300 से ज्यादा लोग काम करते हैं वो। तो प्रोविजन अभी भी अपन किसके ही पढ़ रहे हैं? ले ऑफ के, रिट्रेंचमेंट के और क्लोजर के। पर सर्टेन स्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या? 300 या 300 से ज्यादा। 300 से कम वाले अपन पढ़ चुके, हाँ या ना? बोलो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 78, प्रोहिबिशन ऑफ द ले ऑफ। सेक्शन 78 इज द गवर्नमेंट परमिशन रूल फॉर द बिग फैक्ट्री। जब भी बिग फैक्ट्री सर्टेन स्टेब्लिशमेंट आएगा उसका मतलब क्या है? 300 या 300 से ज्यादा वर्कर। वाइल स्मॉलर फैक्ट्री कैन ले ऑफ वर्कर बाय जस्ट पेइंग देम, पैसा देकर के ले ऑफ कर सकते हैं। बड़ी स्टेब्लिशमेंट को ले ऑफ करने से पहले किससे पूछना पड़ता है? गवर्नमेंट से। किससे पूछना पड़ता है? गवर्नमेंट से ग्रीन सिग्नल लेना पड़ता है। यू कैन नॉट ले ऑफ द वर्कर विदाउट अप्लाइंग टू द गवर्नमेंट। पहले गवर्नमेंट से पूछो, उसके बाद ही आप वर्कर को ले ऑफ कर सकते हैं। हालांकि आपको ले ऑफ इन 3 सिचुएशन में करना हो तो गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं। कौन कौन से? पावर शॉर्टेज, नेचुरल कैलेमिटी, या माइन में फायर, फ्लड, गैस एक्सप्लोजन कुछ हो जाता है, तो ऐसे केस में ले ऑफ करने से पहले पूछने की जरूरत नहीं। वंस द एम्प्लॉयर अप्लाइज, अप्लाई किस चीज के लिए कर रहे हैं? ले ऑफ के लिए। द गवर्नमेंट हैज 60 days टू से यस और नो। गवर्नमेंट 60 दिन का समय लेगी, यस और नो। बताओ ले ऑफ के लिए अप्लाई करने का मतलब क्या है? क्योंकि जिस दिन गवर्नमेंट ले ऑफ हाँ करेगी उसी दिन से तो आप 100 की जगह कितना परसेंट पैसा दोगे? 50, नहीं तो कितना देना पड़ेगा? 100%। तो वंस द एम्प्लॉयर अप्लाइज, गवर्नमेंट हैज 60 days टू से यस और नो। अगर गवर्नमेंट 60 दिन साइलेंट रहती है तो मान लेते हैं कि आप ले ऑफ कर सकते हो। उसे क्या मान लेते हैं फिर? डीम्ड परमिशन मान लिया जाता है। माइन के केस में हालांकि ये समय कितना कर दिया है? 30 दिन। गवर्नमेंट को कितने समय में रिस्पॉन्ड करना है? 30 डेज के अंदर अंदर करना है। द गवर्नमेंट ऑर्डर लास्ट फॉर 1 year। ले ऑफ का समय कितना हो सकता है? 1 साल। However, the government can review its decision और send the matter to a tribunal। कभी कभी वो ट्रिब्यूनल से भी ले ऑफ के रिस्पेक्ट में कोई ओपिनियन चाहे तो उनसे ओपिनियन ले सकती है। तो ले ऑफ कितने समय तक रहता है? 1 साल। अगर आपने इलीगल ले ऑफ किया, इफ एन एम्प्लॉयर ले ऑफ वर्कर विदाउट अप्लाइंग और आफ्टर बीइंग रिफ्यूज द परमिशन, तो ले ऑफ को क्या माना जाता है? इलीगल माना जाता है। और द वर्कर मस्ट बी ट्रीटेड एज इफ दे वर वर्किंग एंड आर इंटाइटल्ड टू फुल वेजेस। और उन्हें क्या मिलेगा? पूरा पैसा मिलेगा। एंड नॉट जस्ट 50%। 50% तो कब मिलता है? जब आपका ले ऑफ लीगल हो, जब आपका ले ऑफ लीगल। और यहां पर ले ऑफ लीगल कब होगा? जब गवर्नमेंट से पूछोगे तब। जब तक गवर्नमेंट हाँ नहीं करती तब तक ले ऑफ को इलीगल ही कंसीडर किया जाएगा। रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट का मतलब वापस से क्या? वही, अब लोगों को अपन निकाल रहे हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ ले ऑफ। ले ऑफ की वजह से लोगों को निकाल रहे हैं। अनलाइक द 1 month रूल फॉर द स्मॉलर यूनिट,
लार्जर एम्प्लॉय मस्ट गिव 3 मंथ नोटिस। वहां पर तो 1 महीने का नोटिस था, यहां पर कितना, 3 महीने का नोटिस रिक्वायर्ड है। देख रहे हो आप, मैंने बोला था ना प्रोविजन सेम है, बस कैसे कर दिया उनको स्ट्रिक्ट, प्रोविजन कैसे कर दिए थोड़े से स्ट्रिक्ट। तो 1 महीने के नोटिस की जगह कितने महीने का नोटिस देना है, 3 महीने का नोटिस देना है। इवन आफ्टर गिविंग द नोटिस द एम्प्लॉयर मस्ट अप्लाई टू द गवर्नमेंट। फिर भी आपको रिट्रेंच करने से पहले किससे पूछना पड़ेगा, गवर्नमेंट से तो पूछना ही पड़ेगा। जैसे कि ले ऑफ में गवर्नमेंट 60 दिन में बताती है, वैसे ही रिट्रेंचमेंट का भी आपको परमिशन 60 दिन में मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो 60 दिन बाद डीम्ड अप्रूवल रिट्रेंचमेंट के लिए भी मिल जाएगा। 60 days otherwise automatically granted. The government won't just say yes or no based on the letter. They must hold an inquiry, listen to the employer, worker, other interested person मतलब union, to see if the reason is genuine and adequate. गवर्नमेंट चेक करती है कि अगर आप किसी को नौकरी से निकाल रहे हैं, रिट्रेंच कर रहे हैं, तो रिट्रेंच करने के पीछे एक्चुअल रीजन जो है वो जेन्युइन है या नहीं। If an employer fires someone without applying for the permission or after being refused, the retrenchment will be illegal. Retrenchment को भी क्या मान लेंगे अपन, इलीगल मान लेंगे, अगर गवर्नमेंट से बिना पूछे किया तो। और आपको पैसा कितना पे करना पड़ेगा, पूरा। द वर्कर स्टे ऑन द रोल, स्टे ऑन द रोल का मतलब कंपनी का पार्ट माना जाएगा, एंड गेट द फुल वेजेस। उसको क्या मिलेंगे, पूरे वैसे ही वेजेस जैसे कि कभी उसे निकाला ही ना गया हो, बराबर। इवन इफ द परमिशन इज ग्रांटेड, the employer must still pay the standard 15-day average pay for every year of service. वो तो अपन ने पढ़ा ही था ना कि रिट्रेंचमेंट करते समय गुड बाय कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा। तो वो गुड बाय कंपनसेशन कितना है, सेम वैसा ही जैसा अपन ने सेक्शन 70 में कैलकुलेट किया था, एज इट इज सेम। हाँ या ना, क्या इसके अंदर कोई समस्या, पक्का। वापस से ये सेम सेक्शन भी अपन ने पढ़ा है, प्रोसीजर फॉर क्लोजिंग डाउन द इस्टेब्लिशमेंट। यहां पर बस प्रोसीजर सेम है। क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉयर मस्ट अप्लाई फॉर एटलीस्ट 90 डेज। वहां पर कितना था, 60। वहां पर कितना था, 60, और यहां पर कितना है, 90। अप्लाई किसके पास में करना है, गवर्नमेंट के पास। दिस इज 30 days मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्मॉलर फैक्ट्री। स्मॉलर फैक्ट्री में 60 था, यहां कितना है, 90। गवर्नमेंट सिर्फ आपकी एप्लीकेशन पढ़ के हाँ कर देगी क्या, नहीं, गवर्नमेंट इंक्वायरी कंडक्ट करेगी, एम्प्लॉयर से बात करेगी, वर्कर से बात करेगी, और उसके बाद ही आपको कंपनी क्लोज करने दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट 60 दिनों में हाँ ना कुछ ना बोले तो मान लेना 60 दिन बाद डीम्ड अप्रूवल। ये कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्शन वहां भी था, अपने को कोई काम का नहीं है। इफ अ बॉस क्लोज द फैक्ट्री विदाउट अप्लाइंग और आफ्टर बीइंग रिफ्यूज, एम्प्लॉय को माना जाएगा कि वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और उन्हें पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। ठीक है, अपन ने पढ़ा था क्लोजर के समय भी गुड बाय कंपनसेशन तो देना पड़ता है, तो यहां भी क्लोजर के समय क्या करना पड़ेगा, गुड बाय कंपनसेशन 15-day एवरेज पे फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस देना पड़ेगा। एग्जैक्ट सेम प्रोविजन है, सिर्फ कहीं कहीं पर क्या कर रहे हैं, थोड़े से प्रोविजन को स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, 60 को 90 किया ऐसा यहां पर कर रहे हैं। हाँ या ना, कोई समस्या इसके अंदर। 81, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो क्या करेगा, मस्टर रोल मेंटेन करके रखेगा सारे वर्कर का। सेम जो अपन ने वहां पर पढ़ा था कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, ले ऑफ के समय पर भी मैंडेटरी रजिस्टर जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, इट इज कंपलसरी। फिजिकल हो सकता है, पंच कार्ड हो सकता है, बायोमेट्रिक हो सकता है, कुछ भी। और जो वर्कर्स का रेगुलर टाइम है वो उस टाइम पर आएंगे और आकर के साइन करेंगे। ठीक है, 81 तक रीड करो एक बार, सेक्शन नंबर 81 तक रीड करो। क्या हुआ, नहीं नहीं, रीड करो रीड करो, आधा घंटा है ना अभी, वही तो बोल रहा हूं, रीड करो। कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स होते हैं वो, उनके ऊपर ये सब अप्लीकेबल नहीं होता है। क्या हुआ,
क्या वो कोर्स पसंद नहीं आया तुमको? बहुत बेकार है। कौन सा पोर्शन की बात कर रहे हो? अच्छा, लेबर लॉ के बारे में बोल रहे हो क्या? नहीं यार, ऐसा मुझे सिर्फ सेक्शन चैप्टर 16 पढ़ते वक्त लगा था। ये तो अच्छे प्रोविजन है यार, इसमें क्या समस्या है? मतलब अगर तुमको ये, जैसे अभी जो पोर्शन चल रहा है लेबर लॉ में, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो सेकंड ग्रुप में तो बहुत दिक्कत आ जाएंगी, क्योंकि सेकंड ग्रुप में तो पूरा ईसीआई पे ऐसे ही पूरा लेबर लॉ नहीं है, पर है तो एक्ट बेस्ड ही ना। मतलब मैं वहां पर जो चैप्टर्स पढ़ाता हूँ उसमें 100 150 सेक्शंस हैं। हाँ, यहाँ भी तो इतने ही पढ़ा रहा हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 100 सेक्शन है। कहाँ बोलेंगे यार, ये तो अच्छे प्रोविजन दिए हुए हैं। ये तो अच्छे प्रोविजन दिए हैं यार, ये तो अच्छे हैं। ए भगवान। क्या? हाँ, अब वो तो 1 to 1 है यार। क्या बदक? हाँ यार, वो पता नहीं नोटेबिलिटी में कैसे आ रही है वो। मैं अभी मैं दूसरा ऐप यूज कर रहा हूँ, अभी घूमती रहती है इसमें। या देखो, तुमको दिख नहीं रही है, अभी दिखेगी। ये ये अभी चालू हुई है, ये अभी चालू हुई है। मैं अभी खैर ये ऐप यूज ही नहीं कर रहा हूँ, थोड़े दिन से दूसरा कर रहा हूँ। क्या? कि कैसे आएगी ऐसा? नहीं नहीं, सुबह ही देखा मैंने। अभी अपडेट आया है, शायद आज ही आया होगा, कल तक नहीं था। इसके नोट्स, ये नोट्स ही तो हैं यार। लिखने वाले, लिखने वाले तो लिखूंगा भाई, लिखूंगा यार, लिखूंगा, लिखूंगा। जून अटेम्प्ट में तो मुश्किल है, दिसंबर अटेम्प्ट वाले तो के लिए तो लिख दूंगा। जून अटेम्प्ट वालों के लिए तो मुश्किल है। अरे इसमें लिखना बहुत पड़ता है यार, एक तो। कैसे क्या? अरे बहुत सारा काम चल रहा भाई, अभी तो टाइम ही नहीं मिल रहा है यार। अभी वापस क्लास बची, आधा दिन तो मेरा बचा ही है अभी। अभी मैं 7.5 घंटे पढ़ा रहा हूँ भाई। अभी 2 क्लास और है इसके बाद। 7 बोलता रहा हूँ, मतलब नंबर ऑफ क्लासेस कम है, 5 ही है शायद। 2 4 5, 5 क्लास अभी, वो फाउंडेशन की भी चल रही है ना यार। नहीं, वो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं। याद ही नहीं मेरे को। मेरे को याद, थोड़ी, मैं तो देख देख के पढ़ा रहा हूँ। मैं बस। पढ़ना पड़ता है भाई।
करना पड़ता है, करना पड़ता है। क्या पढ़ाना? हाँ चलो, वैसे अभी तुमने मेरा जादू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में देखा नहीं है, आता ही नहीं है ही सही मेरा। कहाँ है वो तुमको क्या पता। चलो बोलो भाई, सेक्शन 81 तक हो गया क्या? क्या सेक्शन 81 तक रीड कर लिया? सेक्शन 82 सिर्फ इतना बोल रहा है कि भाई तुम स्ट्रिक्ट प्रोविजन लगा रहे हो किसके ऊपर? लार्ज इंडस्ट्री के ऊपर। पर फिर भी ये जो छोटे छोटे सेक्शन है 66, 71, 72, 73, ये सब लार्ज प्लस स्मॉल दोनों स्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगते हैं। मतलब लार्ज स्टेब्लिशमेंट के लिए जो अलग रूल बना रखे हैं वो तो लगेंगे ही सही, पर जो कॉमन रूल्स हैं वो कॉमन रूल्स अप्लीकेबल होंगे। जैसे सेक्शन 66 में कंटिन्यूस सर्विस डिफाइन है, तो वो कंटिन्यूस सर्विस 50 से 299 वालों के लिए भी सेम है और 300 से ज्यादा वालों के लिए भी सेम है। लीफो प्रोसीजर 50 से 299 वालों के लिए भी सेम है और 300 से ज्यादा वालों के लिए भी सेम है। तो ये प्रोविजन कॉमन है जो लार्ज एस्टेब्लिशमेंट और स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट दोनों के ऊपर अप्लीकेबल होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं। वर्कर रीस्किलिंग फंड सेक्शन नंबर 83 क्या बोल रहे हैं भाई? सेक्शन नंबर 83 is a modern safety net introduced to help the worker who lose their job due to technology changes or a business shift। बिजनेस में कोई चेंज आना, टेक्नोलॉजी में नई चेंज आना, इसकी वजह से जो लोग अपनी नौकरी गंवा रहे हैं उनके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? एक वर्कर रीस्किलिंग फंड बनाते हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग वर्कर अ गुड बाय चेक, लॉ क्रिएट अ डेडिकेटेड रीस्किलिंग फंड। पैसा दोगे तो एक बार मदद होगी, स्किल सिखा दोगे तो वो खुद से वापस से क्या कर पाएगा? कहीं दूसरी जगह पर नौकरी कर पाएगा। तो स्किल सिखाने के लिए हमने क्या बना रखा है? एक रीस्किलिंग फंड बना रखा है। गवर्नमेंट एक फंड बनाएगी जिस फंड का नाम क्या होगा? वर्कर रीस्किलिंग फंड। बंद हो गया क्या माइक? हेलो हेलो। वर्कर रीस्किलिंग फंड वाया एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। व्हेन एन एम्प्लॉयर रिट्रेंचेस अ वर्कर, एम्प्लॉयर जब भी किसी वर्कर को निकालता है, they must pay an extra amount into this fund। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देगा ही सही, सेक्शन 70 के हिसाब से उसे क्या करना पड़ेगा? कुछ पैसा इस वर्कर रीस्किलिंग फंड में भी डालना पड़ेगा। 15 डेज ऑफ द लास्ट ड्रॉन वेजेस ऑफ द वर्कर, 15 दिन की सैलरी यहां पर भी डालनी पड़ेगी। और अलग से लिख दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, दिस इज इन एडिशन टू द रेगुलर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। सेक्शन 70 में जो वर्कर को कंपनसेशन दोगे वो तो देना ही है, साथ साथ में ये एडिशनल पैसा भी आपको देना पड़ेगा। द मनी डज नॉट सिट इन द फंड फॉर एवर, इट मस्ट बी क्रेडिटेड टू द रिट्रेंच्ड स्पेसिफिक वर्कर अकाउंट विद इन 45 डेज। ये पैसा गवर्नमेंट रखेगी क्या? नहीं, ये गवर्नमेंट पैसा किसको दे देगी? वर्कर के अकाउंट में, कि भाई इस पैसे से तुमको क्या करना है? नई स्किल सीखनी है, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर आप आरोप ना लगा पाए कि हमारी नौकरी चली गई और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट तुमको अलग से पैसा दिलवा रही है कि इस पैसे से क्या कर लो? स्किल सीख लो। और कितना पैसा दे रहे हैं? आपकी आधे महीने की सैलरी, आधे महीने 15 दिन का 20 दिलवा रहे ना, आधे महीने की सैलरी आपको दिलवा रहे। कभी कभी इस फंड में गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी पैसा डालती है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, अब थोड़े से जनरल सेक्शन से स्पेसिफिक जो थे वो अपन ने सारे पढ़ लिए, अब कुछ अलग अलग सेक्शन यहां पर टुकड़ों टुकड़ों में दिए हुए। Section 84 is the code of conduct of the industrial world. It ensure neither the employer nor the worker play dirty game to win a dispute। हम क्या कर रहे हैं? कुछ तरीके बता रहे हैं कि ये हर एस्टेब्लिशमेंट में फॉलो होने चाहिए। इससे ना तो एम्प्लॉयर को कोई अनफेयर एडवांटेज मिलना चाहिए और ना ही वर्कर को कोई मिलना चाहिए। कॉल्ड अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। क्या बोला है उसको? अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस फॉलो करना अलाउड नहीं। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करना अलाउड है क्या? नहीं। क्या है वो? प्रोहिबिटेड। इसे प्रोहिबिट। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर के एंगल से भी पढ़ना है और बाद में वर्कर और ट्रेड यूनियन के एंगल से भी पढ़ना है। तो क्या बोल रहे हैं? एम्प्लॉयर अगर ऐसा करे, कैसा करे?
थ्रेटनिंग टू फायर वर्कर इफ दे ज्वाइन अ यूनियन। अगर आप एक वर्कर को क्या बोल रहे हैं कि तुमने अगर यूनियन ज्वाइन किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, तो माना जाएगा कि ये बोलना क्या है, अनफेयर प्रैक्टिस। ये क्या है, अनफेयर प्रैक्टिस। या फिर गिविंग अ सडन ब्राइब लाइक वेज इंक्रीज जस्ट व्हेन अ यूनियन इज फॉर्मिंग टू मेक वर्कर लूज इंटरेस्ट इन द यूनियन। यूनियन स्ट्राइक पर जाने ही वाला था और एक दिन पहले आपने कुछ वर्कर की क्या कर दी, सैलरी बढ़ा दी ताकि वो यूनियन से बाहर आ जाए, तो माना जाएगा कि ये भी गलत है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। पैसे बढ़ाने थे तो पहले ही बढ़ाने थे, हाँ या ना। सेटिंग अप अ पपेट यूनियन टू कंट्रोल द वर्कर। पपेट यूनियन का मतलब क्या, ऐसा यूनियन जो वर्कर की बात सुनता ही नहीं है, पूरी की पूरी बात सिर्फ किसकी सुनता है, एम्प्लॉयर की। तो ऐसा यूनियन अगर आपने बनाया, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड यूनियन अगर आपने बनाया, तो माना जाएगा कि इट इज एन अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। refusing to promote someone or changing their seniority just because they are active in the union activity। कोई आदमी काम तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छा कर रहा है, वो प्रमोशन डिजर्व करता है, पर आप उसका प्रमोशन इसीलिए नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो यूनियन में ज्यादा एक्टिव है। मतलब यूनियन में एक्टिव होना मतलब एम्प्लॉयर को परेशान करना। अगर वो ऐसे काम में इंगेज है तो आप उसका प्रमोशन इन कारणों की वजह से नहीं रोक सकते, किसी को प्रमोशन देने से रोकना। या फिर फायरिंग अ वर्कर फॉर टेकिंग पार्ट इन द लीगल स्ट्राइक। अगर कोई लीगल स्ट्राइक में काम कर रहा है, लीगल स्ट्राइक ज्वाइन करिए, तो उसे नौकरी से निकाल नहीं सकते। या फिर फायरिंग अ वर्कर बेस्ड ऑन ट्रम्ड अप चार्ज। ट्रम्ड अप मतलब क्या, फेक चार्जेस के बेसिस पे किसी को निकालना। या फिर डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट देना, जैसे फायरिंग अ 20 ईयर वेटरन फॉर अ 5 लेट मिनट अराइवल। 20 साल से आपके यहां पर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और वो मात्र 5 मिनट लेट आया, तो आपने उसको नौकरी से निकाल दिया, माना जाएगा कि ये अनफेयर है, ये सही नहीं, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। या फिर ट्रांसफरिंग अ वर्कर टू अ फार ऑफ लोकेशन जस्ट टू पनिश देम। आपने किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर बहुत दूर कर दिया जिसके पीछे कोई रैशनल रीजन नहीं था, सिर्फ आपने बदले लेने के इंटेंशन से अगर ऐसा किया, तो माना जाएगा कि ये भी क्या है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। ठीक है। या फिर बदली या कैजुअल वर्कर को हायर करना टू अवॉइड मेकिंग देम परमानेंट एंड गिविंग देम बेनिफिट। हालांकि ये करना अलाउड नहीं होता है, अपन ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर भी पढ़ा था कि रेगुलर नेचर की जॉब जो है वो आप किससे नहीं करवा सकते, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर या बदली वर्कर से नहीं करवा सकते। अगर करवाते हो तो इसे क्या माना जाएगा, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। हायरिंग द न्यू वर्कर वाइल अ लीगल स्ट्राइक इज गोइंग। अगर स्ट्राइक चल रही है, मतलब सारे एम्प्लॉइज ने काम करने से मना कर दिया है, तो उस समय पर आप क्या नहीं कर सकते, नए लोगों को हायर नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। उसे क्या मान लिया जाएगा, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मान लिया जाएगा। या फिर कोर्ट ने जो काम आपको करने का बोला है, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो भी माना जाएगा कि इट इज अ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, एम्प्लॉयर की क्या अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है और एम्प्लॉय की क्या है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक बनता है। वर्कर या ट्रेड यूनियन को अनफेयर कब माना जाएगा, जब उन्होंने कोई ऐसी स्ट्राइक करी जो कैसी है, इलीगल। इलीगल स्ट्राइक करना सही बात नहीं। या फिर फिजिकली ब्लॉकिंग नॉन स्ट्राइकिंग वर्कर फ्रॉम एंटरिंग द फैक्ट्री। अरे आप धरने पर बैठे हो, जरूरी तो नहीं है कि आपके साथ में सारे वर्कर धरने पर बैठे हो, वो लोग जाकर के काम करना चाहते हैं तो उनको काम करने दो, उनका रास्ता रोकना उसे भी क्या माना जाएगा, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। और ये कौन कर रहा है गलत, एम्प्लॉय। ये कौन कर रहा है, एम्प्लॉय या फिर ट्रेड यूनियन। ये पोर्शन अपना कौन सा चालू हुआ है, वर्कर या फिर ट्रेड यूनियन की अनफेयर प्रैक्टिस। ठीक है। गोस्लो, गोस्लो का मतलब पता है आपको क्या होता है, धीरे जाओ, कहां भेज रहे हैं इनको हैं। गो स्लो का मतलब होता है, देखो ध्यान से सुनो, गो स्लो का मतलब होता है कि आप दिखा तो ये रहे हैं कि आप काम कर रहे हो, पर आपने काम करना बंद कर दिया है। मक्कारी जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में, वो करना, कि लोगों को तो लग रहा है कि काम कर रहे हो पर एक्चुअली में आपने काम करना बंद कर दिया है, तो उसे बोलते हैं गो स्लो। मतलब आप जितनी एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं, अगर आप उतना नहीं कर रहे हैं
तो माना जाएगा कि ये क्या है, गो स्लो। और गो स्लो को क्या माना गया है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। देखो तुमको अगर किसी चीज से समस्या है तो कंप्लीट स्ट्राइक पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। किस पे नहीं जाना है, गो स्लो, क्योंकि गो स्लो को इलीगल कंसीडर किया था, ये इलीगल स्ट्राइक मानी जाती है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्राइक। deliberately working slow to hurt the production. The law define usual speed as the average of the last 3 months. पिछले 3 महीने में जैसा काम कर रहे थे उससे अगर आपने अपना काम स्लो किया तो माना जाएगा कि आप क्या चले गए हो, गो स्लो। और गो स्लो को क्या माना है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, इलीगल होती है ये, ठीक। घेराव, सराउंडिंग अ मैनेजर एंड नॉट लेटिंग देम लीव देयर ऑफिस। गुंडागर्दी पे आ गए आप लोग, बोल रहे कि बाहर ही नहीं जाने देंगे जब तक सैलरी नहीं बढ़ाओगे। ऐसा कुछ भी अगर आपने किया तो माना जाएगा कि ये क्या है भाई, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। स्क्वाटिंग, रिफ्यूजिंग टू लीव द फैक्ट्री प्रीमाइस आफ्टर वर्किंग आवर। जा ही नहीं रहे, वो चौकीदार आके बोल रहा है कि गेट बंद करना है, जा ही नहीं रहे, वहीं बैठ गए कि हम तो जा ही नहीं रहे। ऐसा भी अगर आपने कुछ भी किया तो ये भी क्या मानेंगे, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। अरे तुमको धरना देना है तो ऑफिस के बाहर दो, पहले गेट लगाने दो उसको और फिर बाहर बैठो, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। स्टेजिंग द प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन एट द प्राइवेट रेसिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयर और मैनेजर। फैक्ट्री पे काम नहीं बन रहा तो कहां चले गए, मैनेजर के घर, और वहां जाकर के धरना दे रहे हैं, तो भी क्या माना जाएगा भाई कि ये भी गलत है। ऐसा कुछ भी किया तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस माना जाएगा। या फिर डैमेजिंग द एम्प्लॉयर प्रॉपर्टी, मशीन तोड़ दी, बिल्डिंग तोड़ दी, कार तोड़ दी, आग लगा दी, ये सब कुछ करने को भी क्या मानते हैं, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। या फिर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनियन रिफ्यूजिंग टू सिट डाउन एंड टॉक। वेरी नाइस, अच्छी बात लिखिए। क्या बोल रहे हैं कि एक ट्रेड यूनियन है जो रिकॉग्नाइज है, जो लॉ में रजिस्टर्ड है, अगर वो एम्प्लॉयर से बात करना मना कर दे तो गलत है। आपको कुछ समस्या है तो समस्या का रिजोल्यूशन क्या है, बात तो करो पहले एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर बात करना चाहता है और आप बात करने से मना कर रहे हो तो भी माना जाएगा कि ये क्या है, गलत, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। हाँ या ना, ठीक है। कोई समस्या इसके अंदर, ध्यान रखना ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके बाद एक ही सेक्शन बचा गया, दो, दूसरा तो कोई काम का नहीं, वैसे तो ये भी काम का नहीं। सेक्शन नंबर 88, ऑफेंस बाय द कंपनी, पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी पहले ही, दूसरे चैप्टर में भी आया है। अगर कंपनी ने ऑफेंस किया तो माना जाएगा कि सिर्फ कंपनी ने ऑफेंस नहीं किया है, एवरी पर्सन इन चार्ज ने ऑफेंस किया है। जेल कौन जाएगा, एवरी पर्सन इन चार्ज, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो कैसे जेल जाएगी। तो डायरेक्टर या ऑफिसर इन डिफॉल्ट कहां जाएंगे, जेल। हालांकि डायरेक्टर या ऑफिसर इन डिफॉल्ट जेल या उनके ऊपर पीनल प्रोविजन नहीं लगेंगे अगर वो ये प्रूव कर दे कि उनकी कंसेंट के बिना और उनके नॉलेज के बिना ये हुआ है, और उन्हें जितना ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज कर सकते थे, जितनी देखभाल कर सकते थे, उन्होंने वो सारे मेजर्स लिए थे, तो ऐसे केस में उन्हें फ्री कर दिया जाएगा। दूसरा, पर अगर ये पता चल गया कि डायरेक्टर की मिली भगत से या डायरेक्टर के नेग्लिजेंस की वजह से कंपनी ने ऑफेंस किया है, तो कंपनी के साथ साथ में किसकी भी गलती मानी जाएगी, एवरी पर्सन इन चार्ज की गलती मानी जाएगी। तो क्या बोल रहे हैं, इफ अ कंपनी कमिट्स एन ऑफेंस, दो पार्टी को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, पहला तो कंपनी खुद और दूसरा पर्सन इन चार्ज। हालांकि पर्सन अपनी लाइबिलिटी पनिशमेंट को स्केप कर सकता है अगर वो ये बता दे कि ये तो मेरी नॉलेज के बगैर हुआ है या फिर मैंने सारे रीजनेबल स्टेप लिए थे। पर अगर ये पता चल गया कि ये जो हुआ है उसमें आपने कंसेंट प्रोवाइड की थी, आपने उसमें नेग्लिजेंस शो करी थी, या फिर उसमें आपने कनिवेंस, कनिवेंस का मतलब होता है मिली भगत अगर थी, तो ऐसे केस में माना जाएगा कि किसकी भी गलती है, डायरेक्टर या फिर सेक्रेटरी की, ठीक है। एंड द वेरी लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 89, कंपोजिशन ऑफ द ऑफेंस। इसका मतलब क्या, कंपाउंडिंग। वैसे तो आपने गलती की है तो लॉ क्या बोलता है कि कोर्ट जाना, कोर्ट तुम्हारी बात सुनेगी, सामने वाली पार्टी की बात सुनेगी और फिर तुम्हें एक सजा देगी। पर तुम्हें पता चल गया कि तुमसे गलती हो गई, तुम उसकी माफी मांगना चाहते हो, तो तुम ऑफिसर के पास जाओ और बोल दो कि अगली बार गलती ऐसी वापस से नहीं करेंगे, आप हमारे ऑफेंस को कंपाउंड कर दो। कंपाउंड मतलब सेटल कर दो, कोर्ट में जाने की बजाय प्रोसिक्यूशन स्टार्ट मत करो। हालांकि सिर्फ ऐसे ही ऑफेंस को कंपाउंड किया जा सकता है जिसमें इंप्रिजनमेंट के प्रोविजन ना हो। फाइन और इंप्रिजनमेंट को क्या किया जा सकता है, कंपाउंड किया जा सकता है, पर अगर फाइन एंड इंप्रिजनमेंट होगा तो कंपाउंड नहीं होगा, या सिर्फ इंप्रिजनमेंट होगी तो भी कंपाउंड नहीं होता।
और सेटलमेंट में क्या कर दिया जाता है, 50% तक आपके पेनल्टी को रिड्यूस कर दिया जाता है। एक ऑफेंस को कितनी बार कंपाउंड कर सकते हैं, 3 साल में एक बार, 3 बार नहीं, 3 साल में एक बार उसे कंपाउंड करना अलाउड है, ठीक है। और कंपाउंडिंग ऑफिसर ने जितना पैसा पे करने को बोला, अगर आपने उतना पैसा पे नहीं किया तो आपके ऊपर एडिशनल 20% की पेनल्टी लगाई जा सकती है, ठीक है। चलो रीड करो यहां तक एक बार, रीड करो भैया सेक्शंस, पढ़ो यार पढ़ो, अभी तो बहुत टाइम बचा है। हाँ भाई क्या समस्या है तुम लोगों को, पढ़ो यार। हाँ टेस्ट का पढ़ना ना, बस खत्म ही हो गया, अब क्या पढ़ाऊंगा मैं, रीड कर लो ये वाला बस। अब 19 के नोट्स बनाने पड़ेंगे। कल बुक लेकर के आना, हाँ वो जो यहां से किताब दी है वो वाली, 23 पढ़ाऊंगा, 22 पढ़ाऊंगा ना उसमें से ही। और अभी 19 के नोट्स भी नहीं बने हुए, तो शायद 15 चलो, नहीं 19 के नोट्स तो नए हैं, ये वाले नहीं है जो बुक में है, पर नोट्स अभी बने नहीं है वो। आज चैप्टर 8 का भी टेस्ट है ना। चल पढ़ लिया, पढ़ लो आराम से पढ़ लो, आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करते हैं अपन लोग अब कल। पहले इसके क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर नंबर 17 के जो पुराने एक्ट से होंगे वो वाले, और फिर चैप्टर 22 स्टार्ट करते हैं, और फिर देखते हैं 19 का, मैं बताता हूं।